Hello everyone, welcome to व्यास IAS. So this is your video of Mission UPSC 2027. आज हमारा डे 60 है. आज का जो हमारा टारगेट था वो था पॉलिटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ठीक है, आई होप अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्योंकि काफ़ी दिन मिल गए हैं आप लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो नॉट वेल दीज डेज. मेरा गला थोड़ा ख़राब था तो इस वजह से वीडियोज़ काफ़ी डिले हो गई है. ठीक है, बट आज हम स्टार्ट करते हैं इससे, जिसमें हमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है. इसमें आप रियल चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं. अगर मैं इंडिया की बात करूँ, कैसे इलेक्शंस के लिए वोटिंग बूथ होते हैं. ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस के रिज़ल्ट आते हैं. ठीक है, इलेक्शंस को कौन ये सुपरवाइज या आप कह सकते हैं लीड कौन है जिसके हाथ में सारी पावर्स है इलेक्शंस को लेके. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. अब जैसे आप देखेंगे बुक में भी, अगर आप देखेंगे चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, क्योंकि मुझे एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मैम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है चैप्टर समझने में. ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा बड़ा चैप्टर था और थोड़ी नई चीज़ें थी तो इसलिए आपको हो रहा हो डिफ़िकल्ट. ठीक है, बट अगर हम स्टार्ट करें कि चैप्टर में क्या आया स्टार्टिंग में, देखो इसमें आया कि एक डेमोक्रेसी में इट इज़ नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. ठीक है, कि डेमोक्रेसी के अंदर ना ही पॉसिबल है ना ही नेसेसरी है कि लोग डायरेक्टली गवर्न करें, बल्कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमारे टाइम पे जो अभी जो चल रही है वो है कि लोग गवर्न कर रहे हैं थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव. लोग डायरेक्टली थोड़ी रूल कर रहे हैं कि डायरेक्टली मैं भी अपने लीडर बन रही हूँ, मैं भी सब लीडर बन रहे हैं. हम लोग तो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं ना, वो देश को चलाता है, हमारे स्टेट को चलाता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को चलाता है. दैट इज़ वॉट इट इज़ रिटर्न हियर कि डेमोक्रेसी में इट इज़ नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर द पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम फॉर द पीपल इज़ टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि इलेक्शंस की हमें क्या ज़रूरत है. अगर इलेक्शन नहीं है तो क्या है, और इलेक्शंस की ही क्यों ज़रूरत है. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आप लोग भी इस पर सोच सकते हैं कि हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए. सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट इलेक्शंस, मान लेते हैं एक ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक तो है बट वहाँ इलेक्शंस नहीं होते. लेट्स से इंडिया, हमें पता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट मान लो इंडिया में इलेक्शंस नहीं होते, सिर्फ डेमोक्रेसी बोल दी, तो इलेक्शंस मतलब बिना इलेक्शंस के कैसे चलेगा, क्या होगा. देखो, बिना इलेक्शन के एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है. बिना इलेक्शन के एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी रह सकती है जब सब लोग मिल के बैठ जाए, डेली के डेली बैठ के सारे लोग डिसीजन लें. मतलब अगर देश में 135 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी है, पॉपुलेशन है, तो सारे डेली बैठ के बातें करें, डिस्कस करें कि देश के लिए क्या अच्छा है. इवन अगर हम बच्चों को हटा दें तब भी 18+ के जितने भी लोग हैं सारे लोग बैठे और सब डिसीजन लें डेली के डेली. ठीक है, अब इतने सारे पॉपुलेशन जहाँ पे इतने 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसी चीज़ें कि डेली लोग बैठे ये डिसाइड करें देश में क्या करना है क्या नहीं. सो इसलिए पॉसिबल नहीं है. इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन जो है एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए. ठीक है, ओनली पॉसिबल व्हेन एवरीवन हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस. और बात उसकी नहीं है कि सब लोग साथ में बैठना मुश्किल है, साथ में बैठना तो है ही इम्पॉसिबल, बट साथ में ही लोगों के पास टाइम भी तो नहीं होता कि सब लोग बैठ के आएँ, और सब लोगों के पास नॉलेज इतनी बराबर हो कि सब लोगों को समझ हो, वो भी ज़रूरी नहीं है. आज भी इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो लिटरेट नहीं है. ठीक है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ. तो देयरफॉर मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, जितनी भी मतलब मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग रूल कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, कंट्री चला रहे हैं. ठीक है, समझ आ गई बात. सो इलेक्शन एक मैकेनिज़्म है बाय विच पीपल कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल. जो आपको पता होगा रेगुलर इंटरवल क्या रहता है, 5 years अराउंड रहता है. हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. तो वही है कि इलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं हर एक रेगुलर इंटरवल में, हर 5 साल में, और अपनी उनको चेंज कर देते हैं. अगर उनको लगता है कि यार ये सरकार इस बार अच्छी नहीं थी तो इस बार चेंज कर देते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली में, कि पहले हमेशा मतलब आप देखेंगे यूजुअली आप है, उससे पहले कांग्रेस रहती थी, बट इस बार दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन गई. इवन मैं अगर बात करूँ तो 27 साल लग गए कि दिल्ली में सरकार किसकी आई है, बीजेपी की आ गई. तो आप देख सकते हैं लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा तो लोगों ने चेंज कर दिया. दिस इज़ हाउ यू कैन से कि इलेक्शन हेल्प करता है कि अगर किसी को चेंज भी करना है, लोग हैप्पी नहीं है, तो वो अपनी सरकार भी चेंज कर सकती है एट रेगुलर इंटरवल 5 years के बाद. और हमने ये भी पढ़ा था कि क्यों 5 years ज़रूरी है इलेक्शन में एक पीरियड रखना. ठीक है,
इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस। देखिए जब इलेक्शन होते हैं तो जो वोटर्स होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जो वोट देने चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ कि हम चूज़ कर सकते हैं कि हम किसको चाहते हैं कि वो देश का कानून बनाए, लॉ बनाए, ठीक है। हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सरकार बनाए और कौन हमारे देश के बड़े बड़े मेजर डिसीजंस ले। वी कैन ऑल्सो चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। सिंपल सी बात है, हम लोग चूज़ करते हैं किसी भी एक पार्टी को, किसी भी एक लीडर को, ठीक है। तो बेसिकली वो किसके लिए कर रहे हैं कि लॉ भी वही बनाए, गवर्नमेंट डिसीजंस वही ले, ठीक है, बड़े बड़े, और किसकी पॉलिसीज़ हम फॉलो करना चाहते हैं। तो इलेक्शन में यही तो होता है, ठीक है। अब इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, मतलब क्या इलेक्शंस को, क्या ऐसी चीज़ है जो डेमोक्रेटिक बना रही है। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। देखो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना, जितनी भी अगर मैं बोलूँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वो इलेक्शंस करवाती है, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी जो नॉन डेमोक्रेटिक है फिर भी वो कुछ ना कुछ तरीके के इलेक्शंस कराती है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी हो सकता है, मतलब हर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं है, वो कुछ कंडीशंस होते हैं कि ये कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो हम कह सकते हैं यार इलेक्शंस कैसे हैं, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। क्या है कि हर किसी के पास राइट होनी चाहिए दैट ही और शी शुड बी एबल टू चूज़ कर सके कि कौन सा लीडर उनको चाहिए, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव उनको चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड शुड हैव वन इक्वल वैल्यू, जिसके बारे में हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में पढ़ा था, ठीक है। एंड देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू दी वोटर्स, ठीक है। तो यानी कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि पार्टीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चूज़ करने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब एक ही पार्टी और दो ही पार्टी लोगों को उसमें से पार्टीज़ भी होनी चाहिए, कैंडिडेट्स भी फील उनको जो अच्छा लगे उनको फील, मतलब अपनी चॉइस से बिना किसी बायसनेस से वो इलेक्शन में उसको चूज़ कर सके, ठीक है। सो दैट ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होना, आप कह सकते हैं ज़्यादा पार्टीज़ होना, मतलब 1 से 2 पार्टीज़ है तो कंपटीशन नहीं है, पार्टीज़ का होना भी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कम से कम 5 से 10 6 7 8 पार्टीज़ तो कि हर एक इंसान के पास रियल चॉइस हो कि वो अपने किसको वोट देना चाहता है, ठीक है। तो वो भी एक ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहा है। अब 2 ही लोग बोलते हैं, हम बोल दें कि यार 2 पार्टी है, इन दोनों में से चूज़ कर ले, इसको देना तो एक रियल चॉइस नहीं बन सकती। बट वहीं अगर 5 पार्टीज़ है तो कहीं ना कहीं कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा और कोई किसी को देगा, ठीक है। द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, हर रेगुलर इंटरवल में होते रहने चाहिए, जैसे कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जो भी कैंडिडेट लोगों ने इलेक्ट किए, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट अगर आ रहे हैं तो वो ही इलेक्शन जीतना चाहिए। इलेक्शन एक फ्री तरीके से फेयर मैनर में होना चाहिए कि हर कोई आके जिसको उसको इलेक्ट करना है, जिसको उसको वोट देना वो दे, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए सबके लिए। ऐसा भी नहीं कि रिस्ट्रिक्शंस हो कि भाई हाई मिडिल क्लास वाले लोग दे सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास नहीं, फेयर होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। अब आप देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब कि जो कंपटीशन, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, तो क्या कंपटीशन होना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स ये बात है। देखो कंपटीशन हर जगह होना ज़रूरी है, कंपटीशन नहीं होगा तो चीज़ें में ग्रोथ नहीं आती है। इवन इफ़ आई टॉक अबाउट योर सेल्फ, आप अपनी भी बात करें, आपकी फील्ड में भी अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो आपके अंदर कंपटीशन आएगा कि यार ये परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरे से आगे भी 1000 लोग हैं तो मुझे उनकी तरफ बढ़ना है। कंपटीशन आपको आगे की तरफ लेके जाता है। तो इट इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? देखो इलेक्शंस सब कुछ, अगर मैं बात करूँ तो इलेक्शंस पूरा का पूरा सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूंसीज लेवल पे अगर मैं बात करूँ, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। कॉन्स्टिट्यूंसीज पता है, कोई एरिया जो अलग अलग, मतलब एक स्टेट है लेट्स से दिल्ली, उसमें छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया हुआ एरियाज़ में। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में किस तरीके का कंपटीशन हो रहा है, अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ दिल्ली में 76 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज से क्या होगा, बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, राइट, सेवरल कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन करना पॉइंटलेस हो गया ना। अगर मैं बोलूँ पूरी दिल्ली में 73 कॉन्स्टिट्यूंसीज और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही जना खड़ा हो रहा है, तो कंपटीशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये तो ज़रूरी है कि यार कंपटीशन होए, है ना। इन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डीमेरिट्स, बट ऑफकोर्स ये बात है, अगर मेरिट्स भी अगर है, ठीक है, तो डीमेरिट्स भी अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। कि कहीं ना कहीं एक डिसयूनिटी की सेंस आ जाता है, फैक्शनलिज्म लेके आता है हर लोकेलिटी के अंदर कि यूनिटी नहीं है, इतने सारे सरकार हो गए, ये सब तरीके की चीज़ें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म हर लोकेलिटी के अंदर वो लेके आता है, ठीक है। फैक्शनलिज्म मतलब भी अगर नहीं पता हो तो फैक्शनलिज्म मतलब लाइक फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाना, अलग अलग पार्ट में फ्रेगमेंट हो जाना, ठीक है।
सो इलेक्टोरल कंपटीशन के डीमेरिट्स देख लिए। पहला कि डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म नहीं आएगा, क्योंकि भाई ऐसा रहेगा ना, हर लोकेलिटी में अलग अलग लीडर्स खड़े हो रहे हैं, अलग अलग कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं फैक्शनलिज्म हो गए। पार्टीज और कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। डर्टी ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, पैसे दे दिए, किसी को कुछ कर दिया, या लोगों को बोल दिया आप हमको वोट दोगे तो हम आपको ये देंगे, कुछ फाइनेंशियली मनी वगैरह देते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ करी जाती है इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये एक डीमेरिट है। द प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। देखो ये प्रेशर होता है कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव के पास कि हमें तो जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ जीतने के पर्पज़ से करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इकोनॉमी उस पर्टिकुलर स्टेट के, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जैसी चीज़ें सोचते नहीं है। वो सब सोचते हैं शॉर्ट टर्म चीज़ें लिया है कि लोग खुश हो जाए और मेरे को वोट दे दे या मेरे को वोट दे दे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें की जाती है। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। और फिर इसी वजह से हम कह सकते हैं जो सच्ची में लोग भला चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इतनी पावर या इतना पैसा वो हो सकता है नहीं खिला पाए। समझ में आ रही है बात? सो दे डू नॉट लाइक द आइडिया बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, की कहीं ना कहीं अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है, कि कंपटीशन है बट ऐसा कंपटीशन है जिसमें फेयर तरीके से भी कंपटीशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा मनी है जिसके पास, कहीं ना कहीं वो कर रहा है, ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जितने भी लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो लोग को पता था कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, इलेक्शंस के टाइम पे भी ये चीज़ें हो सकती है कि लोग अपनी पावर वगैरह यूज़ करें, तो येट दे ऑप्टेड फॉर द फ्री कंपटीशन। फिर भी उन लोगों ने फ्री कंपटीशन इलेक्शंस में रखा, सो दैट हर कोई मिलके डिसाइड कर सके फ्यूचर लीडर कौन होगा, ठीक है। क्यों किया? सो दैट सिस्टम, क्योंकि उनको पता है ये सिस्टम फ्यूचर लॉन्ग रन में हम कह सकते हैं बेटर चलेगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये चीज़ फ्री ही रखी, फ्री एंड फेयर रखा। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिज़ायर टू सर्व देम, ठीक है। एक आइडियल वर्ल्ड में अगर मैं बात करूँ तो एक हर पॉलिटिकल लीडर्स ये जानते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है और वो उसी चीज़ को पूरी करने के लिए लगा रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पीएम है, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ही करा जाए, देश की भलाई के लिए किया जाए, चाहे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितना ही अपने एरिया के लिए शॉर्ट टर्म में सोचें, बट दिस इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी नहीं है इस आइडियल वर्ल्ड में हो, बट दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है देखने को। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मोटिवेटेड बाय डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। देखिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं बात करूँ, हर किसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि पॉलिटिकल करियर में आगे की तरफ लेके जाए अपने करियर को पॉलिटिकली। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल करियर, ठीक है। लोग चाहते हैं कि वो लोग पावर में रहे, पावर हो, मनी हो, फेम हो, ठीक है, इस तरीके से सब लोग चाहते हैं, ठीक है, टू गेट पावर एंड पोजिशंस फॉर देमसेल्व्स। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, लोगों को भी सर्व करना चाहते हैं, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन दिस सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। बट बहुत रिस्की है कि इसी तरीके से सोचे कि लोगों को की पोजिशंस चाहिए, पावर चाहिए, ये सब में थोड़ा सा रिस्क भी होता है इस तरीके से कि सब लोग, मतलब वही बात है ना कि रियल में अगर देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट है जो हम किताब में पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं इलेक्शंस लिखा ज़रूर है कि फ्री एंड फेयर हो, बट आज भी ऐसे केसेस आते हैं कि इधर पैसे दिए, उधर पैसे दिए, इलेक्शन से एक दिन पहले बट गए, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। फ्रीबीज़ बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स बांट दिए इलेक्शन से पहले, थोड़ा सा आपका अल्कोहल थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये सब तरीके की चीज़ें की जाती है आज भी, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम को डील करने का एक सोल्यूशन ये है टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए और कैरेक्टर को भी देखा जाए कि यार कैरेक्टर मतलब कौन खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, ये तरीका किया जा सकता है। बट अगेन वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो किसी को मना भी नहीं किया जा सकता कि आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ठीक है। अभी हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। दी अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे, एक और तरीका जो थोड़ा रियलिस्टिक है, इज टू सेटअप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल, कि एक ऐसा सिस्टम ले आओ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स देश की भलाई के लिए कुछ कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, एंड उनको पनिश किया जाएगा जो लोग नहीं करेंगे देश के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से और लोग डिसाइड करेंगे कि क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए लीडर को और क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें करो जिससे कि हर पॉलिटिकल लीडर ये सोचे कि यार अब तो हमें लोगों के लिए करना है, सिटीजन्स के लिए ही करना है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डस, ठीक है। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन यही कोशिश करते हैं करने की, क्योंकि अगर अभी भी आप देखें जो भी लीडर खड़ा हो रहा है तो
ये चीज़ उनके अंदर अभी भी है, ये डर उनके अंदर अभी भी है कि अगर वो लोग देश के लोगों के लिए नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 साल बाद वो इलेक्शन हार जाएंगे जब दोबारा इलेक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि लोग ही अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो लोग वोट ही नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आज भी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है इस सेंस में कि चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, बट ये सोच कर तो करते हैं कि यार अगली सीट भी मुझे ही मिले। ठीक है। सो रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर, कि जो रेगुलरली जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इंसेंटिव मिलता है, लीडर्स को भी। इवन इफ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय द डिज़ायर टू बी इन पावर, तो भी उनको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा लोगों के लिए, क्योंकि अगली बार इलेक्शन वरना वो हार जाएंगे। सो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में कॉज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस, बट हो सकता है पॉलिटिकल कंपटीशन से कहीं ना कहीं डिविजन्स आ रहे हैं और अगलीनेस मतलब डर्टी ट्रिक्स वगैरह यूज़ हो रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनको फोर्स होगा, देयर विल बी फोर्सफुली उनको करना पड़ेगा पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो लोगों के लिए भला करें, क्योंकि अगली बार इलेक्शंस फिर हार जाएंगे, राइट। एंड दे ऑलवेज वांट टू बी इन पावर। समझ आ रही बात? अब अगर हम बात करें कि हमारा क्या सिस्टम है इलेक्शंस का, कि इंडिया में अगर हम बात करें कि इलेक्शंस का सिस्टम क्या है, तो यार आप लोगों ने पढ़ भी लिया है और आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा, अगर आप लोग वोट वगैरह देने जाते होंगे कि किस तरीके से चीज़ें चलती है। तो जैसे हम बात करें लोकसभा एंड विधानसभा, आपको पता है 2 तरीके के इलेक्शंस हो गए। हर 5 साल बाद डिज़ोल्व किया जाता है, हर 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं, दोबारा री इलेक्ट होते हैं लीडर्स वगैरह। ठीक है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है, हो सकता है सेम टाइम हो, विच इज़ कॉल्ड जनरल इलेक्शन, हो सकता है अलग अलग टाइम पे भी हो। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन। कई बार ऐसा होता है ना, कोई लीडर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मर गए, रेजिग्नेशन मिल गई, तो उस टाइम पे फिर हो सकता है सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन किया जा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ डेथ और रेजिग्नेशन, तो उसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन नहीं बोलते, बट बाय इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है ये आपको पता है, इज एरियाज विच इज़ डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस। कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो हमें पता है एरिया होते हैं, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गए एरियाज जो डिवाइड किए गए हैं किस चीज़ के लिए, इलेक्शंस के पर्पज़ के लिए, कि यार यहाँ इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इतने इलेक्शंस यहाँ से इतने वोट आएंगे, ऐसे ऐसे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी है इलेक्शन के पर्पज़ के लिए। फॉर लोकसभा के लिए अगर मैं बात करूँ, आपको पता है कंट्री के अंदर इंडिया के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कॉल्ड MP और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। की टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर है, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो हर में से एक एक इलेक्ट होगा और हर कोई MP और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। ठीक है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। दिस इज वाई our constitution requires that each constituency should have a roughly equal proportion living within it। देखो एक सबसे आप कह सकते हैं एक फीचर है हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, कि हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए और हर उसकी वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, चाहे वो कोई PM हो या फिर कोई लोअर कास्ट वाले हो या आप कह सकते हैं पुअर सेक्शंस हो। ठीक है, पुअर सेक्शन सोसाइटी के पार्ट हो। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर रफली इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड भी की जा रही है तो थोड़ा सा पॉपुलेशन के हिसाब से कर दो कि हर एक पॉपुलेशन अराउंड रफली सेम हो। ऐसा भी नहीं कि अगर यहाँ पे 300 लोग रह रहे हैं, रफली बता रही हूँ फिगर, कि पहली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 200 लोग रह रहे हैं तो दूसरी में भी करेक्ट 200 होने चाहिए। ठीक है, डिवाइड इस तरीके से करो कि रफली लोग पॉपुलेशन इक्वल हो, जिससे कि एक इक्वल वैल्यू हो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शन की। कहीं पे बहुत कम लोग हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वहाँ पे जीतने की किसी एक इंसान की, और वहाँ पे जहाँ ज़्यादा बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी वहाँ पे कम हो जाती है चांसेस। सिमिलरली ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसी तरह हर एक स्टेट भी आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है, आपको पता ही है। इन दिस केस ऑल्सो द इलेक्टेड, उस केस में भी क्या इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होते हैं, जिसको हम MLA बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट वाइज मैंने आपको बताया, स्टेट वाइज जब इलेक्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो मेंबर ऑफ क्या होते हैं, पार्लियामेंट आ जाते हैं, MP आ जाते हैं। और स्टेट वाइज होता है ये पूरा वैसा हो गया आपका, जैसे पूरी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये हो गया आपका एक स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो यहाँ से MLA निकल के आएंगे। ठीक है, हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाई फॉर द पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन। इसी तरह जब पंचायत के इलेक्शन होते हैं या फिर आप म्यूनसिपल इलेक्शन भी बोल सकते हैं, जो वो भी होते हैं, सेम उसमें भी ऐसी तरीके के पैटर्न चलता है। ठीक है, हर एक विलेज, हर एक टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स, राइट। हर एक वार्ड में एक मेंबर इलेक्ट होता है विलेज का, और दी अर्बन लोकल बॉडी में हम कह सकते हैं। तो समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कई बार हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे बोल देते हैं कि सीट्स के फॉर्म में बोल देते हैं। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। जैसे बोलते हैं ना कि दिल्ली में 75 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 73 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लेट्स से, वैसे बोल दिया जाता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जना जीतेगा तो वो एक सीट हो जाती है।
कि टोटल कितनी सीट आ रही है निकल के, ठीक है। कभी आप जब इलेक्शन होता है तो उसकी थोड़ा वीडियो वगैरह देखे करें, यानी कि मीडिया में देखें, टीवी वगैरह में, आपके न्यूज़ चैनल में किस तरीके से बताते हैं इतनी सीट इनको मिली है। तो ये सीट का मतलब हर एक कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जीते हैं। आर मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और उन्होंने कुछ रिजर्व भी करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ सीट्स रिजर्व्ड है किन के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। पहले से कुछ सीट्स रिजर्व कर रखी है। कितनी कर रखी है अगर मैं बात करूँ, लोकसभा में 84 सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, ठीक है। दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, कितने उनकी पॉपुलेशन है उन पर्टिकुलर कास्ट की, उसके प्रोपोर्शन में ये नंबर दे रखा है। दस द रिजर्व सीट्स फॉर SC and ST डू नॉट टेक अवे लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप, जिससे कि मतलब ऐसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 543 सीट्स है ना लोकसभा में, तो 543 में से 84 सीट्स SC वाले ही आ सकते हैं, 47 ST वाले आ सकते हैं। ये फिक्स इसलिए कर रहा है सो दैट ऐसा ना हो कभी ये ज़्यादा कभी ये कम और ये लोग के बढ़ गए, कभी ये लोग कम हो गए, ऐसा नहीं हो, जिससे कि कोई किसी का सोशल ग्रुप को मतलब पार्ट ना ले, सबकी एक सीट फिक्स कर दो कि यार इन लोगों की इतनी रहेगी, बाकी के जो होंगे बाकी कैटेगरी से आएंगे, ठीक है। सो द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल, बाद में लोकल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बढ़ा दिया गया। बहुत सारी स्टेट्स में अगर मैं बात करूँ सीट्स इन रूरल पंचायत एंड इवन अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज़ एंड रिजर्व फॉर OBC एज वेल, ठीक है। आज अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी जो स्टेट्स हैं रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह, वहाँ पे OBC के लिए भी रिजर्व करना शुरू कर दी गई है सीटें, ठीक है। बट वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट की कितनी स्टेट है, मतलब स्टेट की पॉपुलेशन क्या है उस हिसाब से वेरी करता है। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स किसके लिए रिजर्व की गई है इन रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर विमेन कैंडिडेट के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई है अर्बन और लोकल बॉडीज़ में, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले इलेक्शन होते हैं, पंचायत वाले होते हैं ना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वोटर्स लिस्ट, कि वोटर्स लिस्ट क्या होता है। देखो नाम से समझ आ रहा है जो हम लोग वोट देने जाते हैं उनकी लिस्ट, कि कितने लोग वोट देंगे इस बार, कितने लोग हैं, ठीक है। दैट इज़ वोटर्स लिस्ट, नाम से समझ आ गया होगा। सो वही लिखा हुआ है, इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन, कि भाई जब हमारा डेमोक्रेटिक इलेक्शन आपको पता है तो कौन कौन से लोग एलिजिबल है वोट देने के लिए, 18+ है, उन सब की लिस्ट पहले ही बना दी जाती है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन से 2 दिन पहले, बहुत टाइम पहले ही बना दी जाती है और सबको बता दिया जाता है कि आप लोग एलिजिबल हो और आपको आके वोट देना है। इसी लिस्ट को हम ऑफिशियली क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल बोला जाता है, और कॉमनली हम लोग वोटर्स लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्टोरल रोल भी बोल सकते हो आप और वोटर्स लिस्ट भी बोल सकते हो। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, यूनिवर्सल लेवल फ्रेंचाइजी आपको पता ही है। ऑल सिटीजन डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम। इवन कुछ क्रिमिनल्स और कुछ पर्सन्स होते हैं जो अनसाउंड माइंड के होते हैं, उनको कई बार राइट टू वोट डिनाई किया जाता है, बट बहुत ही रेयर है, इवन वो लोग भी वोट देने जाते हैं। बहुत ही रेयर सिचुएशन है कि कुछ क्रिमिनल्स को अलाउ नहीं किया जाता, अदरवाइज वो लोग भी वोट देते ही है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि कौन कौन एलिजिबल है वोट, क्योंकि देखो चेंज होते रहते हैं। हो सकता है इस साल जो बच्चे 17 के थे अगले साल 18 के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं तो उनका तो नाम ही नहीं होगा, तो वो चीज़ें अपडेट कौन करना है, कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है वो चीज़ एक्सक्लूड करनी है, तो ये सारा काम किसका है, गवर्नमेंट का काम है, जो वोटर्स की लिस्ट बनाई जाती है। रिवीजन होती है पूरी लिस्ट की, अच्छे तरीके से हर 5 साल में रिवाइज किया जाता है कि सो दैट अप टू डेट डेटा रहे, ठीक है। एक अब तो नया सिस्टम आ गया ना, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड आता है, आपको पता ही होगा। इलेक्शन का भी कार्ड आने लगे जिसमें आपको उसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपकी वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी हम उसको बोल देते हैं। तो वही इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसी चीज़ें आ गई है, एसेंशियल टू कैरी। जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें वो अपना वोटर ID कार्ड लेके जाना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट का नॉमिनेशन, नाम से समझ आ रहा है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की इलेक्शन में कौन नॉमिनेट हुआ है, इस बार खड़ा हो रहा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन, किसी को मना नहीं है, कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, ठीक है। एनीवन हु कैन बी अ वोटर, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं वोटर हूँ तो मैं भी खड़ी हो सकती हूँ इलेक्शन में, ठीक है। आई कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शंस। बस डिफरेंस ये है कि कैंडिडेट आपको पता है 18+ से भी वोट दे सकता है, बट अगर आपको वो बनना है, मतलब वोटर जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं वोट देने जाते हैं 18+ होता है, बट अगर कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसको 25+, मिनिमम एज उसकी 25 होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। समझ आ गई बात। देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी होती है जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं कि वो लोग खड़े हो सकते नहीं हो सकते, बट वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में अप्लाई होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल। देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या काम होता है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको नॉमिनेट करती है कि हमारे इस पॉलिटिकल पार्टी से, लेट्स से इफ़ आई टॉक अबाउट BJP, इफ़ आई टॉक अबाउट आप, इफ़ आई टॉक अबाउट INC,
तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं कि हमारे तरफ से ये लोग खड़े हो रहे हैं, ये लोग नॉमिनेट किए जा रहे हैं और उनको पार्टी का सिंबल दिया जाता है। लेट्स से अगर यहाँ से 10 लोग खड़े हो रहे हैं तो 10 लोगों को किसका, बीजेपी का सिंबल दिया जाएगा जो कि हमारा कमल है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो पार्टीज नॉमिनेशन इज़ ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, इसलिए हम कई बार बोलते हैं ना, जो पार्टी नॉमिनेट हो जाती है इलेक्शन में, जिसको दी जाती है सीट, उसको बोला जाता है पार्टी को टिकट मिल गई, पार्टी टिकट भी बोला जाता है, ठीक है। एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म, जो भी लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं एक रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में, उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करनी पड़ती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी बहुत ज़रूरी होती है इलेक्शन कमीशन को। रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एंड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी रिसेंटली कुछ नए डिक्लेरेशन भी आए कि हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं उनको एक लीगली डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी किन चीज़ों की, कि क्या उनका कोई क्रिमिनल केस पहले हुआ है, जो कैंडिडेट अभी पेंडिंग हो, उनकी एसेट्स कितनी है, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी है उनकी और उनकी फैमिली की भी, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट की। तो अब ये कुछ रीसेंट चेंजेस आए जो सुप्रीम कोर्ट मांगता है कोई भी कैंडिडेट से जो इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव की तरह खड़ा होना चाहता है, वोटर के फॉर्म में नहीं बल्कि कैंडिडेट के फॉर्म में, ठीक है, कि उनका कोई क्रिमिनल केस है यानी एसेट्स लाइबिलिटी कितनी है उनकी और उनके परिवार की, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली बताया जाता है। अगर आपने इवन अभी दिल्ली की न्यूज़ भी देखी हो, जो भी इलेक्शन जीते थे तो कितने उनके एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी, पूरी पब्लिक में डिस्क्लोज की जाती है। हो सकता है आपने अपनी स्टेट्स की भी देखी हो, डिस्क्लोज करी गई है, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है वोटर्स को कि भाई वो डिसीजन ले सके जो भी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के बारे में प्रोवाइड की गई है, उनका क्रिमिनल केस, उनके क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब के बेसिस में। अगर हम बात करें कि अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्या जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन में उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, मतलब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स देते हैं जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगते हैं कि बैचलर्स होनी चाहिए या कुछ होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो क्या इसमें भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं, ठीक है। इसमें कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, समझ आ रही बात। रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एमएलए और एमपी इज़ दी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल कंसर्न। बस एक ही क्वालिफिकेशन दे रखी है एमएलए एमपी बनने के लिए कि यार लोगों के कंसर्न, लोगों की प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इनफ, ठीक है। वेदर दे कैन डू सो और नॉट इज एग्जामिन बाय लैक ऑफ एग्जामिनर्स देयर वोटर्स आफ्टर एवरी 5 years। कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हर 5 साल में पता लगता है, ठीक है। इफ़ एजुकेशन वॉज रेलिवेंट, इवन इफ एजुकेशन वॉज रेलिवेंट, अगर एजुकेशन भी रेलिवेंट अगर बनाई जाती कि यार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है इलेक्शंस में खड़े होने के लिए कैंडिडेट को, इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इंपॉर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फिर वो तो लोगों के ऊपर छोड़ देगा ना कि कितनी इंपॉर्टेंस वो देना चाहते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही वोट दे रहे हैं वगैरह वगैरह। सो इन आर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर येट अनदर रीजन। अगर बट हम ये सोचें कि यार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेमोक्रेटिक, हम कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कहीं ना कहीं हम तो एक्सक्लूड कर ही रहे हैं ना उनको, जो लोग नहीं पढ़े लिखे बट स्टिल उनके पास नॉलेज है इस सेंस में कि लोगों को कैसे देखना है क्या है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी राइट्स डिप्राइव कर देगी, ठीक है। क्योंकि इंडिया में तो आज आधे से ज़्यादा लोग ऐसे जो अभी भी लिटरेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी के स्पिरिट ना वैनिश हो, ख़राब ना हो, उसके लिए ज़रूर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं बना रखी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन मतलब जो इलेक्शन होने से पहले, इलेक्शन एग्जैक्ट डेट होने से पहले जो कैंपेन लड़े जाते लोग करते हैं ना, रैलियाँ निकालते हैं, आपने देखा होगा आपके घरों के बाहर आते हैं, रैली वगैरह निकालते हैं, घरों घरों में आते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे वगैरह, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल अ चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव, कि लोगों को चांस दी जाएगी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सके। गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रेफर, कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव वो चूज़ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कौन सी चाहते हैं और क्या पॉलिसीज़ वो चाहते हैं, किसकी पॉलिसीज़ उनको पसंद आए, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये ज़रूरी है ये देखना कि एक फ्री डिस्कशन हो, एक ओपन डिस्कशन हो कि कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है। फ्री ओपन मतलब हर कोई अपने हिसाब से चूज़ कर सके कि उसको क्या पसंद है, ज़बरदस्ती कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए कि कौन सी पार्टी बेटर गवर्नमेंट बनाएगी, कौन सी गुड पॉलिसी है। यही होता है इलेक्शन कैंपेन्स में। हमारी कंट्री में भी अगर हम बात करें, कैंपेन प्लेस किए जाते हैं 2 हफ्ते पहले, जैसे बिफोर in our country such campaign take place for a 2-week period between the announcement of the final list of candidate and the date of polling। इलेक्शन की जो डेट है, जैसे मान लेते हैं लेट्स से 30 जनवरी को है इलेक्शन, लेट्स से अब मार्च चल रहे हैं, ऐसे तो फरवरी चल रहा है ना, लेट्स से 28 फरवरी को इलेक्शन है, तो उसके 2 हफ्ते पहले से अलाउ किया जाता है। 2 हफ्ते पहले जो भी डेट होगी, ठीक है, लेट्स से 28 है ना, तो अराउंड 7 होगी
ठीक है 14 होंगी, 14 से 28 के बीच में जो पीरियड है 2 हफ्ते का, इसमें अलाउ कर दिया जाता है कि आप लोग कैंपेन वगैरह रन कर सकते हैं अपने प्रमोशन के। उससे पहले अलाउड वैसे नहीं किया जाता यूजुअली, ठीक है ऑफिशियली तो यही बात है। जब फाइनल लिस्ट निकाल दी जाती है और डेट ऑफ पोलिंग 2 हफ्ते का गैप होता है, तो 2 हफ्ते के अंदर आपको जो कैंपेन करना है आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वोटर्स के साथ कि यार हमको वोट दीजिए, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस कर सकते हैं, कुछ इलेक्शन मीटिंग्स, ठीक है इस तरीके से सपोर्टर्स अपना सपोर्ट मांग सकते हैं पब्लिक से। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं 1 महीने पहले से ही, इलेक्शन होने से पहले से ही वो लोग कहीं ना कहीं ये तैयारी करते रहते हैं कि हमें कैसे वोट लेना है, क्या है क्या करना। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशूज़, ठीक है कैंपेन में कोशिश करती है हर पॉलिटिकल पार्टी की बड़े बड़े इशूज़ में पब्लिक की अटेंशन लेने की कोशिश करे। दे वांट टू अट्रैक्ट द पीपल टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे इन्होंने बुक में दे रखे थे, आपने पढ़े भी होंगे कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी जब लीडर थी उस टाइम पे 1971 में, तो उनका एक फेमस स्लोगन था गरीबी हटाओ, कि हम पॉवर्टी हटाएंगे, ठीक है। अपने इलेक्शंस के टाइम में उन्होंने इस चीज़ के नारे लगाए थे कि उनका मोटिव ये था गरीबी हटाओ, ठीक है। इसी तरह एक और स्लोगन दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा, सेव डेमोक्रेसी अंडर द लीडरशिप। अब ये हमें इतना ध्यान नहीं रखना कि कौन से लीडर्स वगैरह हैं, बट ये मैंने लिखने के लिए आपको बता दिया। पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि जो भी एक्सेसिव कमिटेड हो रही है इमरजेंसी के टाइम पे, जो चीज़ें हुई थी ना 1971 के टाइम पे, वो सब हम रिस्टोर करेंगे। तो इस तरीके से प्रॉमिसेस वगैरह किए गए थे। लेफ्ट फ्रंट ने भी ये स्लोगन यूज़ किया था कि जो भी लैंड है हम लोग टेलर को वापस कर देंगे। इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, ठीक है वॉज द स्लोगन जो कि इन्होंने यूज़ किया था एनटी रामा राव ने, जो लीडर थे तेलुगु देशन पार्टी इन आंध्र प्रदेश के। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग स्लोगन यूज़ करते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में कि हम लोग का मोटिव ये है गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी, तो इस तरीके की चीज़ें की जाती है। इन आर डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये ज़रूरी है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स पे छोड़ दें कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन अपने मन से जैसे चाहे कर सकते हैं इन द वे दे वांट टू। बट कई बार ज़रूरी बन जाता है कि रेगुलेट किया जाए इलेक्शन कैंपेन्स को, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है और जो भी कैंडिडेट है वो हर किसी को इक्वल चांस मिले कम्पीट करने की। ऐसा ना हो कि उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा अपना कोई एक पर्टिकुलर पार्टी, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी अगर मैं बात करूँ एक्स पार्टी, कि वो डोमिनेट करे और वो कैसे ना कैसे करके अपने तरफ ही सारे वोट ले, ऐसा भी नहीं। मतलब फ्री होना चाहिए बट रेगुलेट भी करना ज़रूरी है। हमारे इलेक्शन लॉ के हिसाब से कोई भी पार्टी और कैंडिडेट, कोई भी पार्टी अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट, किसी को ब्राइब नहीं दे सकता, थ्रेटन नहीं कर सकता वोटर्स को कि मुझे वोट देना वरना मैं आपको धमकी दे रहे हैं, मतलब थ्रेट करने की कोशिश नहीं कर सकता। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, ठीक है उनको कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे उनको वो नहीं कर सकता कि मेरे को ही देना, ये सब अपील नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन के लिए, और 25 लाख से ज़्यादा रुपये खर्च नहीं कर सकते लोकसभा इलेक्शन के लिए, और 10 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते असेंबली इलेक्शन के। ये भी एक वो है, ठीक है। अगर ऐसा करा जाता है तो इलेक्शंस हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाए और बाय द कोर्ट, और इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड होने के बाद भी हो सकता है इलेक्शंस रिजेक्ट किया जाए अगर रिपोर्टेड हो गए तो। इन एडिशन टू द लॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो वही है कि इन लॉज के साथ साथ हर पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हमारी कंट्री में सब ने एग्री करते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो रूल्स है बेसिक हम लोग फॉलो करेंगे अपने इलेक्शन कैंपेन्स में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट नहीं यूज़ कर सकती कोई भी एक वर्शिप की प्लेस फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, की कोई एक वर्शिप की प्लेस यूज़ कर दी हिंदू को या कुछ मुस्लिम्स का, या कोई भी ऐसे रिलीजन की वर्शिप की प्लेस कि भाई उसको इलेक्शन प्रोपेगेंडा बना दिया जाए कि हम देखो ये मंदिर बनवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के व्हीकल्स, गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट्स और ऑफिशियल्स इलेक्शंस में यूज़ नहीं करने चाहिए। और एक बार इलेक्शन अनाउंस किए गए तो मिनिस्टर शेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए तो ऐसा नहीं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि हम पब्लिक को ये देंगे, ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस वगैरह नहीं कर सकते, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जब तक इलेक्शन नहीं जीत रहे, ठीक है। अब जब पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है, जो वोट्स जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो वोट्स वगैरह कैसे काउंट होते हैं, पोलिंग वगैरह जो होती है वो कैसे होती है, क्या होती है। देखो फाइनल स्टेज इलेक्शन का होता है वो दिन जिस दिन हम लोग वोट देने जाते हैं, हम कहते हैं हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं, अपने वोट पोलिंग देयर वोट्स, वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट, ठीक है। उस डे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन डे बोलते हैं। हर एक इंसान जिसका नेम उस वोटर्स लिस्ट में होता है, इलेक्टोरल रोल में होता है, वो जा सकते हैं अपने आसपास जो भी उनका जो भी पोलिंग बूथ आया हुआ होता है ना, बूथ आया हुआ होता है, लिखा होता है कि आपका स्कूल ये है, इसमें जाके आपको वोट देना है। यूजुअली स्कूल होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पोलिंग बूथ में जाके हम लोग अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आर द इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आर कंट्री। देखो इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है इलेक्शंस में, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे जो हमारे क्वेश्चंस वाले टारगेट होंगे उसमें लेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात।
Then we have earlier the voter used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. पहले वैसे कैसे वोट दिए जाते थे, पहले एक बैलेट पेपर हुआ करता था, एक पेपर फॉर्म में हुआ करता था, जो पेपर में होता था उसमें हम लोग स्टैम्प लगाते थे कि हमें किसको वोट देना है, तो इस तरीके से पहले वोट दिए जाते थे। बैलेट पेपर क्या होता है, एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े उन सबके नाम लिखे होते हैं और पार्टी का नेम और सिंबल भी होते हैं, और उस हिसाब से हम लोग स्टैम्प दे देते थे। ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, ईवीएम मशीन से हम कह सकते हैं, जो वोट रिकॉर्ड करता है, जिसमें हमें बटन प्रेस करके आना होता है। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट पार्टीज है, जो बड़ी पार्टीज नहीं है, उनके पास भी कुछ इलेक्शन सिंबल्स होते हैं, जिसको कौन इलेक्ट करता है, कौन देता है वो सिंबल्स वगैरह, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉट करती है। पर्सन जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो जीत जाता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो इंडिया के इलेक्शन किस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है। देखो सबसे सिंपल तरीका है वो देखने का कि ये चेक करना कि क्या हमारे इलेक्शंस फ्री और फेयर है या नहीं है, एंड और नॉट इज़ टू लुक एट हु कंडक्ट द इलेक्शन। और ये भी चेक करना कि हमारे इंडिया में इलेक्शन कौन कंडक्ट कर रहा है। जो आपको शायद पता भी हो, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दी रखी कि इनके पास पावर है कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे इंडिपेंडेंस ये एंजॉय करते हैं, जैसे जुडिशरी को सेपरेशन ऑफ पावर है ना, हमारा सबके पास पावर है, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को भी पावर दे रखी है, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाती है तो चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर किसी को भी आंसरेबल नहीं है, कोई प्रेसिडेंट उनसे नहीं पूछ सकता आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और कोई सरकार उनसे नहीं पूछ सकती। ठीक है, इतनी पावर इन लोगों के पास होती है। इवन अगर मैं बात करूँ रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट डज़ नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर टू रिमूव द CEC। कि अगर रूलिंग पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी हो उस टाइम पे, जैसे अभी दिल्ली में इंडिया में बीजेपी है, या फिर गवर्नमेंट को पसंद भी नहीं आ रहा होगा कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है जो कर रहा है वो चीज़ नहीं पसंद है, तब भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है ना, इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमीशन को भी निकालना मुश्किल हो जाता है। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैव मोर पावर्स दैन दी अदर इलेक्शन कमिश्नर इन द वर्ल्ड। देखिए बहुत अलग अलग वर्ल्ड में सब जगह इलेक्शन कमीशन है, बट इंडिया में जो पावर दी गई है ना, वो कहीं पर भी पावर इतनी है नहीं। क्या क्या पावर है उनके पास, क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं। पहली, जैसे कि इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जिस दिन ये अनाउंस कर दिया जाता है कि यहाँ इलेक्शंस होंगे, और जब तक रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट डेट नहीं आती, तब तक जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाएंगे वो सब कौन लेते हैं, इलेक्शन कमीशन। वो इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है कोड ऑफ कंडक्ट, कि हर एक पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करे, कोई वॉयलेट ना करे, और पनिश भी करेगा अगर कोई भी वॉयलेट करता है तो। इलेक्शन पीरियड में EC इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी टू प्रिवेंट द यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू एनहांस इट्स चांसेस एंड टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इलेक्शन पीरियड में इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस फॉलो करे, सो दैट कहीं ना कहीं वो ऐसा ना हो कि वो जिताने की कोशिश करे, और इवन कई बार तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफ़र भी दे दिया जाता है। जब इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ EC। जब इलेक्शन ड्यूटी चल रही होती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को काम करना होता है इलेक्शन कमीशन के अंडर, एंड नॉट द गवर्नमेंट, सरकार के अंदर नहीं, बल्कि उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर ही काम करना पड़ता है। इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपैंड। बहुत सारी पावर्स अब लेके आए हैं और बहुत सारी एक्सपैंड भी हुई है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर ऑल द इलेक्शन कमीशन टू रेप्रीमेंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस व्हेन इलेक्शन ऑफिसर्स कम टू ओपिनियन दैट पोलिंग was not fair in some booths और इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे ऑर्डर अ रीपोल। कि अगर इलेक्शन कमीशन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस में आप कह सकते हैं कि फेयर नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग रीपोल भी कर देते हैं। दिस शोज़ की इतनी पावर है, अगर इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई नहीं है कि इलेक्शन सही तरीके से, तो भी वो दोबारा करवा देगा। ठीक है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन। एक हमने तरीका देख लिया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है या नहीं है, वो कैसे देखा हमने, क्या तरीका देखा था कि कैसे चेक करें कि इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है। ठीक है, दूसरी तरीका हम कैसे चेक कर सकते हैं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। व्हाट इज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन? अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद इंथुजियाज्म। कि जो पार्टिसिपेशन आ रहा है, जो पब्लिक की तरफ से पार्टिसिपेशन आ रहा है, क्या वो इंथुजियाज्म से आ रहा है, मतलब लोग सोच रहे हैं कि हाँ यार वोट देना ज़रूरी है, लोगों के अंदर वो इंथुजियाज्म है, या फिर लोग ज़बरदस्ती दे रहे हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर। की कैसे देखना पड़ेगा कि वोटर जो आ रहे हैं वो मतलब इंथुजियाज्म के साथ आ रहे हैं, वोट देना उनको लगता है कि हाँ ज़रूरी है, वो ये कैसे पता लगता है, एक डेटा है वोटर टर्नआउट कि कितने लोग वोट देने आ रहे हैं।
टर्नआउट का मतलब ही यही है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ एलिजिबल परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु आर एक्चुअली कास्ट देयर वोट, कि कितने एलिजिबल वोटर्स जो हैं 18+ में कितने लोग एक्चुअली वोट देने आ रहे हैं। दैट शोज कि कितने लोग वोटर टर्नआउट मतलब आ रहे हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूँ, पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज, की जो रिच और प्रिविलेज होते हैं वो लोग कम आते हैं वोट देने, बट पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज लोग तो मोस्टली देखने को मिलते हैं। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। देखो इलेक्शंस में आपको पता है, क्योंकि मेन पावर किसके हाथ में देखा जाए, लोगों के हाथ में, देखो कि वो लोग किसको इलेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, कि ऐसा लगता है कि इलेक्शंस में अगर लोग होंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस में प्रेशर रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कि कहीं ना कहीं उनको ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे प्रोग्राम्स लगाने हैं जो लोगों को भला करे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटिव यही है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द स्टेट। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। देखो अब आउटकम जो निकल के आया, फाइनल टेस्ट ये चेक करने के लिए जो फ्री और फेयर है या नहीं इलेक्शन, वो ये है कि रिजल्ट देख लो कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, पहला तरीका हमने देखा कि क्या चेक कर लो कि इलेक्शन कौन कंडक्ट कर रहे हैं, दूसरा देख लो कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, और तीसरा तरीका ये देख लो कि जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। यानी कि इफ़ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर, अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं है तो कहीं ना कहीं आउटकम हमेशा पावरफुल लोग जीत रहे हैं। मतलब हो सकता है रिजल्ट में ऐसा दिख रहा है कि पावरफुल पार्टी जीत गई या कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी दिख जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस। ठीक है, यूजुअली लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिग्ड इलेक्शन। रिग्ड इलेक्शन मतलब जो फ्रॉड वगैरह, जो माल प्रैक्टिसेस वगैरह इलेक्शंस में की जाती है वोट जीतने के लिए, तो उस टाइम पे लूजिंग पार्टी फिर जो आउटकम आता है कि भाई वो हार गई, तो रिग्ड इलेक्शन में वो लोग नहीं मानते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, वो कैंडिडेट्स जो इलेक्शंस के वोट जीत रहे हैं पैसा दे के, बाय कर रखे उन्होंने वोट्स पैसा दे के खिला के, एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। ठीक है, जो लोग बाय करने की कोशिश कर रहे हैं वोट या क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इलेक्शंस हार जाते हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस अभी भी फेस करने पड़ते हैं इलेक्शंस को फ्री, कि हम इंश्योर करें कि इलेक्शंस फ्री हो रहे हैं और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंडिया में जो इलेक्शंस है वो कहते तो हैं कि फ्री एंड फेयर है। ठीक है, जो पार्टी इलेक्शंस जीतती है, जो सरकार बनाती है, डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल, कि हम लोगों ने जो भी सरकार बन रही है, जो भी लोग इलेक्शंस जीत रहे हैं, वो कैसे जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको चूज़ किया है, वो हम लोगों ने उनको रिप्रेजेंट करवाया, इलेक्ट करवाया है। ठीक है, हमने उनके जो राइवल्स हैं, मतलब 5 पार्टी अगर है, अगर कोई एक पार्टी जीत रही है तो वो इसलिए जीत रही है ना क्योंकि लोगों ने उनको चूज़ किया ओवर इट्स राइवल, जो राइवल है। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसीज, बट हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें सेम हो। कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं प्योरली इस बेसिस पे जीते हो क्योंकि उनके पास बहुत सारी पावर है या कुछ अनफेयर तरीके से जीती हो, बट ओवरऑल वर्डिक्ट जो है जनरल इलेक्शन का वो दिखाता है कि पॉपुलर प्रेफरेंस मतलब लोगों के हिसाब से हो सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसे हो कि किसी अलग तरीके से जीते हो, बट ओवरऑल देखा जाए तो पॉपुलर प्रेफरेंसेस है, मतलब कि लोगों के हिसाब से जीते जाते हैं। बट कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स और वो पार्टी जिनके पास बहुत पैसा है मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। की हो सकता है कुछ कैंडिडेट और पार्टीज ऐसी जिनके पास बहुत पैसा है, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है वो जीते ना, बट स्टिल उनके पास एक बड़ा और एक अनफेयर एडवांटेज हो सकता है क्योंकि उनके पास पैसा है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि यार वो जीत सकते हैं। ठीक है, इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। और इवन कुछ स्टेट्स में तो ऐसा देखने को मिला है कि वो पार्टीज़ जिनके पास क्रिमिनल कनेक्शंस हैं वो इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं और उन्होंने जो फेयर पार्टीज़ हैं, ठीक है, जिनको सीट्स मिली थी उनको निकाल दिया गया। ठीक है, पुश कर दिया, इलेक्टोरल रेस से बाहर कर दिया गया। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ डोमिनेट करने की कोशिश करती है। टिकट्स इस तरीके से बाहर दिए गए थे, अपने रिलेटिव्स को खड़ा कर दिया, ठीक है, अपनी फैमिलीज़ में से ही सबको खड़ा कर दिया, तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफ अ लिटर चॉइस, यूजुअली ऐसा तो कई बार इलेक्शंस ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के पास, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास इतनी चॉइस ही नहीं है। मेजर पार्टीज एंड आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, की जैसे जो बड़ी पार्टी है और उसकी जैसे ही छोटी छोटी पार्टीज़ बना दी कि अब समझ ही नहीं आ रहा वोट किसको दे, तो चॉइस ही नहीं बचती। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। जो छोटी छोटी पार्टीज़ और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पार्टी होती है ना, जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती है, जैसे आप देखोगे कि कुछ पार्टीज़ ऐसी होती है, जैसे बड़ी तो 3-4 पार्टीज़ है ही, बट उसके अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टीज़ भी होती है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है बड़ी पार्टीज़ के सामने। तो चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, बट नॉट जस्ट इन इंडिया, बल्कि हर जगह ही जितनी भी डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ हैं सब जगह ही एग्जिस्ट करते हैं। दीज डीपर इशूज़ आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी, दैट इज़ वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन आर इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, इसलिए हर कोई, जो हम कह सकते हैं हर सिटीजन्स, हर सोशल एक्टिविटीज़, हर ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रहे हैं कि हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आए। कुछ टर्म्स थी चैप्टर में 3-4,
इनकम्बेंट मतलब होता है जो भी करंट होल्डर है पॉलिटिकल ऑफिस का, ठीक है। यूजुअली द चॉइस फॉर द वोटर्स इन इलेक्शन इज बिटवीन द इनकम्बेंट पार्टी और द कैंडिडेट एंड दोज हु अपोज देम, ठीक है। यूजुअली किसके बीच में हम लोग, मतलब जो हम लोग वोट देने जाते हैं इलेक्शंस में, तो किस किस के बीच में चॉइस होती है हमारे पास। एक तो होती है इनकम्बेंट पार्टी, वो कैंडिडेट, और उसके बदले में जो दूसरा खड़ा है उसको जो अपोज करे वो होता है इनकम्बेंट, ठीक है, जो पॉलिटिकल ऑफिस का करंट होल्डर है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ जैसे इंडिया में बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी एक इनकम्बेंट पार्टी हम कह सकते हैं, जो अलग अलग पार्टीज हैं उसके बीच में जो अपोज कर रहे हैं उनको, वो हमारा दूसरी पार्टी हो गई। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, मतलब बराबर है सबके लिए। कंडीशंस इन विच ऑल द, इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे क्या मतलब है इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में, कि कंडीशंस इन विच ऑल द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इन इलेक्शन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अपील फॉर वोटर्स, कि जो भी सारी की सारी पार्टीज इस तरीके, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें सारी पार्टीज और सारी कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में लड़ रहे हैं उनके पास, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है वोट के लिए, एंड टू कैरी आउट इलेक्शन कैंपेन, सबके पास उतना ही है, सबके लिए सेम चीज़ है, सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं किसी के लिए ज़्यादा हो, ऐसा वाला। और रिगिंग मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी, फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस विच इज इंडल्ज बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट्स, को जीतने के लिए ये किया जाता है। जैसे कि स्टफिंग बैलेट बॉक्सेस, शफलिंग है ये ना, स्टफिंग बैलेट बॉक्सेस बाय अ फ्यू पर्सन यूजिंग द वोट्स ऑफ अदर, ठीक है, दूसरों के वोट्स को चुरा के खुद में डलवा देना, मल्टीपल वोट्स करवा देना, एक ही इंसान से बहुत सारे वोट करा देना, ब्राइब वगैरह करके, तो ये कहीं ना कहीं कि पास वोट्स जीतने के लिए, वोट्स को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो चीज़ें की जाती है उसको बोलते हैं रिगिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर होगा। इस चैप्टर के हम कल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। तो कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।